नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश के जिले धमतरी से है। धमतरी में भोयना गांव के पास, जो अर्जुनी थाना क्षेत्र में पड़ता है, एक अन्नपूर्णा ढाबा है मुख्य मार्ग पर। वहाँ पर 11 अगस्त यानी परसों नरसों की बात है, 11 अगस्त 2026 को 5 युवक जो अपने गांव से धमतरी घूमने आए थे। धमतरी बड़ा पिक्चरिक, बड़ा रमणीय इलाका है मध्य प्रदेश का। तमाम ऐसी जगहें हैं वहाँ पर जहाँ लोग घूमने के लिए निकलते हैं, कभी दिन में और कभी शाम को। खैर, 15 युवक को 5 युवक 15 अगस्त 2025 की रात धमतरी घूमने के लिए निकले। रास्ते में यही अन्नपूर्णा ढाबा दिखाई पड़ा। दूर से उन्हें उस ढाबे पे भीड़ भाड़ दिखाई दी। किसी पर्टिकुलर जगह पहुंचने के लिए रास्ते कौन से होंगे, इन पर उन युवकों को कन्फ्यूज़न था। लिहाजा वो ढाबे के भीतर चले गए, उतरे। लेकिन तब तक उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ लोग ढाबा मालिक को पीट रहे हैं और कुछ लोग ढाबे की कुर्सियों को तोड़ रहे हैं जमीन पर पटक पटक कर। सबसे पहले उन पांचों युवकों ने जो लोग कुर्सियों को जमीन पर पटक कर तोड़ रहे थे उनको रोकने का प्रयास किया। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे भाई कुर्सी से क्या दुश्मनी है, क्यों। जैसे ही उन्होंने टोका टाकी की, कुर्सियों को पटकने वाले दो तीन, पटक कर तोड़ने वाले दो तीन युवकों ने उन्हें गाली देनी शुरू की। जैसे सामान्य बोलचाल में कि तुमसे क्या मतलब, तुम्हारे बाप का है। इस तरह से जो टोकने टाकने पर तुरंत दी जाने वाली गालियां हैं, उस तरह की गालियां देने लगे। पांचों युवकों ने कहा भाई मैंने तो मना ही सिर्फ किया है, ये गाली देने की क्या बात है। और थोड़ी देर में झगड़े की स्थिति आ गई। उस समय वो युवक दो थे जो गालियां दे रहे थे इन पांच युवकों को, जो वहाँ कोई रास्ता पूछने के लिए ढाबे पर जो लोग खाना खा रहे थे या ढाबे वाले से पूछना चाह रहे थे। ये दो लोग जो नशे में भी थे और कुर्सियों को तोड़ रहे थे, उनको इन चार पांच लड़कों ने रोकना शुरू किया, धक्का दिया, दूर किया, कुर्सियां छीनने लगे। उनका ध्यान इस पर नहीं था कि तीन चार लड़के और ढाबा मालिक को पीट रहे थे और ढाबा मालिक को बुरी तरह से गाली दे रहे थे। अपने साथियों को पिटता देख कर ये चार पांच या पांच छह युवक, वो उन लड़कों पर जो बाहर से आए थे पता पूछने के लिए और कुर्सी तोड़ने वालों को कुर्सी तोड़ने से मना कर रहे थे, उन पर टूट पड़े। खैर, ज़्यादा पावर का डिसबैलेंस नहीं था। एक तरफ छः सात थे, दूसरी तरफ पाँच थे। आपस में मारपीट हो गई। तभी उन जो लोग ढाबा मालिक को मार रहे थे उनमें से एक ने चाकू निकाला। एक पहले एक को, जो सबसे आगे दिखा, उसे एक को चाकू मारा। इस बीच में उसके साथ के लोगों ने दो और को पकड़ लिया। पांच आए थे, तीन को पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों पर उसी व्यक्ति ने ताबड़तोड़ चाकू मारे। उसके साथ के दो लोग बाहर की तरफ भागे और सड़क पर आने जाने वाले लोगों से सहायता के लिए गाड़ी रुकवाने का प्रयास किया। इस बीच में ढाबे के भीतर जो वो शराब पिए हुए बदमाश लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, उन्होंने तीन लड़कों को पकड़कर उन्हें चाकुओं से बुरी तरह मारा और थोड़ी ही देर में उन तीनों की मृत्यु हो गई। अफरा तफरी मच गई। ढाबे वाले भी ढाबा छोड़कर भाग गए, बाकी लोग जो आए थे वो ढाबा छोड़कर भाग गए और बदमाश भी वहाँ से ढाबा छोड़कर भाग गए। जाते हुए किसी ने 112 नंबर या कंट्रोल रूम में फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी कि यहाँ तीन लोगों की को चाकू मारे गए हैं और तीनों ही मृत प्राय इसी होटल के भीतर, होटल क्या, ढाबे के भीतर, ढाबे का नाम अन्नपूर्णा ढाबा था, उसके भीतर पड़े हुए हैं। खैर, पुलिस आई। पुलिस ने लोगों को बुलाया, आसपास के लोगों को बुलाया।
क्या बात थी, क्या थी। कुछ लोग जो घटना के समय मौजूद थे उन्होंने भी आकर घटना की चश्मदीद साक्ष्य दी। पुलिस को कुछ समझ में आया और फौरन वरिष्ठ, क्योंकि 3-3 हत्याएं हुई थी, फौरन धमतरी जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी वहां आ गए। लोकल पुलिस में जो लोकल बीट के सिपाही होते हैं उन्होंने अंदाज लगाया कि जिस बोली, भाषा, वेशभूषा या उससे लोग आए थे वो कौन हो सकते हैं। संभवतः उनमें से एक की गाड़ी भी वहाँ छूट गई थी जिससे उसकी पहचान हुई। पुलिस ने कस के दबिश दी और रात भर में इनमें से कुछ लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और पूरी बात समझ में आई। इस बीच में उन तीनों शवों का पंचनामा किया गया, उन्हें बॉडी सील की गई उनकी और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दी गई। दिन जैसे ही शुरू हुआ, शुरुआत में 10-11 बजे उनका पोस्टमार्टम हुआ और फिर 1-1:30 बजे 2 बजे तक ये शव तीन के तीनों वो उनके गांव के लिए रवाना हुए। ये तीनों भाई थे। एक उसमें से एक मौसी का लड़का था, बाकी दूसरे दो जो है दूसरी मौसी के लड़के थे जो सगे भाई थे। इन तीनों की ही मौत हुई थी। पूरा इलाका उस गांव में इकट्ठा हो गया जब पोस्टमार्टम के बाद वो 3 लाशें गांव में आईं। करुण क्रंदन शुरू हो गया। उनमें जो लड़का जिसको सबसे ज़्यादा लोग जानते थे, जो जहाँ पे बॉडी आई उस गांव का रहने वाला था, उसका नाम था अज्जू। वो घर का अकेला था और घर का अकेला कमाने खाने वाला व्यक्ति था। उसकी शोहरत इसलिए अच्छी थी कि जब वो छोटा था तभी उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। उस समय न उनके पास घर था न कोई काम था, रोजी रोटी के लाले थे और 2 वक्त खाने के लिए दिक्कत होती थी। अपने बहनों को पालना, अपने लिए मकान बनवाना और फिर बहनों में एक की शादी भी कर देना, ये सब उसने अपने बलबूते पर किया था। इसलिए गांव में उसे लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे कि इसने बहुत ही बुरी स्थिति से निकलकर अपने पूरे परिवार की जिंदगी, अपने पूरे परिवार का जिम्मा लेकर और परिवार को अच्छे रास्ते पर रखा है। सब अच्छे से रह रहे हैं और उनका जो स्तर है जीवन का वो ठीक हो गया है। खैर, सारे लोग वहाँ जो मौजूद थे वो यही बातें कर रहे थे। बहुत सी महिलाएं नज़दीक थीं। माँ का बुरा हाल था, वो शव से लिपट गई थी। महिलाएं उसको शव से दूर करने की कोशिश कर रही थीं। अज्जू की बहन उसके सिरहाने बैठी हुई थी। वो भी जैसे वो विस्मृत सी हो गई थी, उसकी आंखें पथरा गई थीं और ढेर सारी महिलाएं उसको शव से दूर करने के लिए। इसी बीच में घर जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने सब अर्थी का इंतज़ाम किया और चूँकि तीनों जवान लड़के थे इसलिए बहुत देर तक उनको गांव में रखना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि फिर सभी परिजन वो दुखी रहते हैं, रोते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के उसकी माँ रो रो के बेहोश हुई जा रही थी। लिहाजा गांव के लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने ये कहा कि भाई जल्दी से इसको ले चलो। ये कह के बॉडी वहाँ से उठाई गई कि समय हो गया है और हमें अंत्येष्टि करने के लिए जाना है। माँ उसके अपने बेटे के अज्जू की माँ उसके पीछे पीछे भागी। फिर मोहल्ले की ढेर सारी औरतें इकट्ठा हुईं, उसको वहाँ से दूर किया, बिठाया, उसको बार बार पानी पिलाने की, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ उसका बेटा घूम रहा था। अज्जू का मूल नाम था आलोक सिंह ठाकुर और दोपहर में उसके 2 भाइयों, मौसी के दोनों लड़के थे, एक का नाम नितिन टांडी और दूसरे का सुरेश निहाल था। और वहाँ सबको पता था कि धमतरी के एक ढाबे पर चाकूबाजी में ये इन लोगों की मौत हुई है। खैर, वहाँ पर चले गए और माँ उसकी बहुत देर तक बेहोश रही। फिर कुछ लोग डॉक्टर को ले आए। उसकी मन स्थिति तो ऐसी रहती है कि उस समय तबीयत का ख़राब होना बहुत लाजमी है और लोग सब यही कह रहे थे कि जब पिता ने इसके आत्महत्या की थी तब घर में कुछ नहीं था, न पैसा था, न उनका घर था, सब कुछ छूट गया था। सबसे छोटा होने के बाद भी अज्जू ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई, धीरे धीरे करके घर बनवाया
और सारे परिवार का सहारा वही अज्जू ही था। खैर, नितिन और सुरेश निहाल आपस में भाई थे। आरोपियों ने दोनों भाइयों की हत्या कर दी थी। सुरेश की बेटी को अब तक नहीं पता था कि उसके पिता के साथ क्या हुआ है या अब उस दुनिया में नहीं रहे हैं। नितिन और सुरेश के शवों को फिर वाहन में डाला गया उनके घर ले जाने के लिए। मैंने बताया कि जो सुरेश निहाल और नितिन तांडी थे ये संतोष नगर के निवासी थे और आलोक सिंह ठाकुर सेज बहार का रहने वाला था। ये तीनों दोस्त रायपुर के अलग अलग इलाके में रहते थे और घूमने के लिए धमतरी आए थे। आलोक प्रिटी कॉन्ट्रैक्टर था, छोटे मोटे कार्यों वाला ठेकेदार। एक तो होते हैं जो बड़े बड़े काम लेते हैं, लेकिन जो छोटे काम, छोटी मरम्मत, छोटे निर्माण का काम करते हैं उन्हें पेटी ठेकेदार कहते हैं। जबकि सूरज ड्राइवरी का काम करता था, नितिन किसी गैराज में काम करता था, लेकिन तीनों ही अपने अपने परिवार का खर्चा उठाते थे और अपने परिवार को वो अच्छी तरह से उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। वो ढाबा जहाँ वारदात हुई थी वो सिहावा रोड पर था, सिहावा रोड। एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि ढाबे में बदमाश खाना खा रहे थे और सभी नशे में धुत थे। ढाबे वाले के साथ बिल पेमेंट को लेकर इनका विवाद हुआ, उसके साथ मारपीट हुई। इसी बीच ढाबे पर कुछ लड़के कुछ पूछने के लिए एक गाड़ी से उतरे और इस दौरान उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस ढाबे की कुर्सियां तोड़ रहे हैं। कार से उतरे युवकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी बात पर रायपुर के युवकों और बदमाशों के बीच विवाद हो गया। मुख्य आरोपी गोपी दीवान ने 3 लोगों को धारदार हथियार से मार डाला और तीनों की ही जान चली गई। धमतरी ट्रिपल मर्डर ये उस समय बड़ा इसकी गहमा गहमी हुई, 2-3 दिन पहले का ही है और परिवार वालों ने इस मुकदमे की बड़ी तगड़ी पैरवी की। 2025 के 11 अगस्त का मामला था। सारे गवाहों के बयान हुए, ट्रिपल मर्डर था, हल्ला बहुत हुआ था, लिहाजा उन लोगों ने इसकी पैरवी की और साल भर के भीतर ही इस मुकदमे का फैसला भी हो गया। लोगों ने बताया कि 11 नवंबर को घटना थी, 11 अगस्त की। 11 नवंबर को इसकी चार्जशीट सबमिट हो गई और 12 अगस्त 2026 को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहन सिंह कोर्राम की अदालत में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। जिस दिन ये आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। 12 अगस्त यानी परसों नरसों की बात है। 12 अगस्त, मैंने शायद घटना भी नज़दीक की बताई थी। घटना है ये 11 अगस्त 2025 की, कोई साल भर पहले। और अभी 12 अगस्त को इसका फैसला आया, जिसमें इन्हें फांसी की सज़ा की मांग की थी लोक अभियोजक ने और परिवार वालों ने भी, लेकिन इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई, ये कहते हुए कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में नहीं आता है। परिजन उस दिन बहुत गुस्से में थे। वो फांसी से कम किसी सज़ा की उम्मीद नहीं कर रहे थे। अदालत से उन्हें जैसे ही कारावास की तरफ जेल की गाड़ी में ले जाया जाने लगा, परिजनों ने उसमें जूते चप्पलों से इन सभी आरोपियों की पिटाई भी की थी। बहरहाल ये आज की तारीख में ये सभी जेल में हैं और परिजनों ने ये कहा है कि वो और बड़ी सज़ा के लिए ऊंची अदालत में जाएंगे। आज की घटना, ढाबा जहां घटना हुई थी, कुछ लोग ढाबे वाले को मार रहे थे और उन्हीं में से कुछ लड़के ढाबे पर रखी कुर्सियां तोड़ रहे थे। तभी बाहर से आए 5 युवक वहाँ पर वो पहुँचे थे किसी पर्टिकुलर जगह जाने के लिए, सही रास्ते की तलाश में, कि चूँकि पानी की बरसात उस समय बहुत ज़्यादा हुई थी, तो जिस रास्ते को वो जानते थे वो बंद है कि खुला हुआ है, सिर्फ इसकी पूछताछ करने के लिए जब वो ढाबे पर रुके तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग ढाबे मालिक को पीट रहे हैं और जबकि उन्हीं में से कुछ लोग ढाबे की कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं। उन्होंने कुर्सी तोड़ने का जैसे ही विरोध किया या उन लड़कों को
रोकना चाहा, सभी आए हुए लड़कों पर टूट पड़े। बात बढ़ी तो ढाबा संचालक को पीट रहे लड़के भी आए हुए लड़कों की तरफ आए और उनमें से एक ने चाकू निकालकर आए हुए युवकों को चाकू मारना शुरू कर दिया। फिर एक एक करके उन लड़कों को पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद उन्हीं बदमाशों ने तीनों को इतने चाकू मारे कि उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। अब इस पे गौर करिए कि लोग क्या कहते ऐसी सिचुएशन पे। जैसे जो लड़के आए थे, अगर वो ढाबे वाले को मारता देखकर या ढाबे पर बवाल देखकर वहाँ से चले जाते तो लोग ये कहते कि यार एक आदमी मारा जा रहा था और ये आने वाले युवकों ने अगर बीच बचाव किया होता तो ढाबा चालक या ढाबा संचालक ये पिटने से बच जाता, और अगर उसकी पिटने में ये लोग उसको मार देते तो लोग ये कहते कि उसकी जान बच जाती अगर वो ये लोग भागे न होते। दूसरी सिचुएशन वो हुई जो घटना में बताई मैंने कि जब लड़कों ने बीच बचाव किया तो उनमें से 3 मारे गए। तब भी लोगों ने अपनी टिप्पणी की और कहा कि जब मारपीट हो रही थी, उत्पात मचा रहे थे गुंडे बदमाश, तब बिला वजह पड़ी लकड़ी लेने की क्या जरूरत थी। चुपचाप वहां से चले जाना चाहिए था। कोई उनके घर वाले नहीं पीटे जा रहे थे। बिना बात के दाल भात में मूसर चंद की तरह कूदे और मारे गए। गलती लड़कों की है। तो दोनों स्थितियों में अगर वो मारपीट देखकर चले जाते कि जो आपस में मारपीट रहे मुझसे क्या मतलब, तब भी लोग कहते। और जब उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की और 3 मारे गए, तब भी लोग यही कह रहे थे। आपस में झगड़ा हो रहा था, तुम्हें क्या जरूरत थी कूदने की, क्या जरूरत थी पड़ी लकड़ी लेने की। लेकिन इसमें मेरा विचार ये है कि लड़कों ने बीच बचाव का प्रयास करके अच्छा किया, पर उनकी जान चली गई। परिजनों को उच्च न्यायालय बिल्कुल जाना चाहिए, हाई कोर्ट बिल्कुल जाना चाहिए इस जो उम्र कैद की सज़ा के खिलाफ, और अपराधियों को फांसी भी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। छोटी सी बात पर बिना बात के 3-3 लोगों की जान लेना, जरूर ये कहीं कहने सुनने में गलती हुई होगी, वरना ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। और इनको फांसी होना इसलिए भी उचित होगा ताकि भविष्य में अगर किसी के साथ जाति हो रही हो तो लोग बीच बचाव से भागे नहीं, बीच बचाव करें ज़रूर। और ऐसा न हो कि वो लड़ाई झगड़ा देखकर वहाँ से भाग जाएं तो किसी की जनहानि हो जाए। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।